हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके इस छोटे से चैनल दीपक क्लासेस पे। चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कम से कम उन दो दोस्तों को शेयर करें जो आप चाहते हैं कि सक्सेस हैं या आपके दोस्त अच्छा कंटेंट ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बच्चों कहते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए एनसीईआरटी होनी तय है। आपका एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए। तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी अच्छी नहीं है। बहुत सारे टीचर देखा मैंने, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जितनी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे, चाहे वो थ्योरी देखें, कंटेंट देखें, क्वेश्चन देखें, और उसके बाद बच्चों एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो देखें, तो आपको पता लगेगा कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, स्पेशली जेई और नीट वाले बच्चों को मैं कहूँगा, एक बार आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए, उसके बाद आप जेई के पीवाईक्यू करिए। आप खुद ही बताएंगे कि सर कितना रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। आप सब लोग समझदार हैं, तभी आप इस चैनल पे आए हैं और एग्जाम्पलर एमसीक्यू सॉल्यूशंस देखने बैठे हैं, जब आपको कुछ पता होगा। ठीक है, चलिए आपका सभी का एक बार हम स्वागत करते हैं। और आई होप आप लोग को पता होगा कि ये चैनल हमारा जेई नीट फिजिक्स के लेवल को कवर करता है, और आने वाले टाइम हम बोर्ड का भी इस बार कुछ करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हुए फिलहाल एग्जाम्पलर एमसीक्यू सॉल्यूशंस। और ये बच्चों लगभग आपके 18 क्वेश्चन होंगे, 18 क्वेश्चन होंगे ये, 18 या 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे 18-20 क्वेश्चन। और इसमें दो होते हैं, जो एमसीक्यू 1 है इसमें सिंगल आंसर करेक्ट होता है, और एमसीक्यू जो 2 होंगे उसमें मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। पहला आपसे कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन में अगर आप देखें, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल फोर्स। कोई म्यूचुअल फोर्स के इन्फ्लुएंस में है या अंडर है कह सकते हैं। इन कैलकुलेटिंग द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग मोशंस, वन इग्नोर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ वन ऑन अनदर। ठीक है, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों मैं अगर आपको बताऊं, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूव कर रहे हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कोई भी म्यूचुअल फोर्स है, म्यूचुअल मतलब वो उसपे दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे, तो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स को हम इग्नोर कर देते हैं। इसलिए करते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर टू मोशंस होते हैं हमेशा। ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, आपने पढ़ोगे क्लास 12 में या पढ़ा होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स हैं वो हमारे ट्राइजेक्टरी या मोशंस ऑफ चार्ज जो है उस पे परपेंडिकुलर होते हैं। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन परपेंडिकुलर के केस में 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। द टू मैग्नेटिक फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, बिल्कुल गलत है बच्चों, ऐसा कहीं नहीं होता है। द मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट वर्क ऑन ईच पार्टिकल, ये सही है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब भी मूव करेंगे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन देंगे। ये केस आपने देखा होगा क्लास 12th में, देखोगे या कि जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर एक सेंटीमीटर फोर्स अगर ये लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी जो डायरेक्शन में ये एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो cos 90 आप सभी को पता है 0। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं बच्चों आप, जो मैग्नेटिक फोर्स हैं वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होते हैं। कैसे होते हैं? वेलोसिटी डिपेंडेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी वाला। ठीक है, बी ऑप्शन इसका भैया करेक्ट है। आगे चलते हैं। सेकंड क्या करें देखते हैं। करेक्ट, प्रोटॉन इज केप्ट एट रेस्ट। प्रोटॉन को कहां पर रखा है? रेस्ट पे रखा है। किसको रखा है भैया? प्रोटॉन को रखा है। ठीक है जी। A positive charge particle is released from rest at a distance d in its field. एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमने रिलीज किया है एट ए डिस्टेंस d इट्स फील्ड। कंसीडर टू एक्सपेरिमेंट, वन इन विच चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो प्रोटॉन। पहले केस में हम अगर चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन ले लें और दूसरे को पॉजिस्ट्रॉन ले लें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसा ही उसका जो चार्ज होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। ठीक है, मास सेम होगा दोनों का इन सेम टाइम। तो वर्क डन ऑन द टू मूविंग चार्ज पार्टिकल इज, 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो बच्चों, जो फोर्स होगा दो प्रोटॉन के बीच में वो सेम होगा प्रोटॉन और पॉजिस्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, अब आपको ये पता होगा जो पॉजिस्ट्रॉन है आपका,
जो प्रोजेस्टेरॉन है वो हमारा बहुत ज़्यादा लाइटर होता है प्रोटॉन से, या आप बोल सकते हो उसका मास कम होगा। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है ये मूव करेगा लार्जर डिस्टेंस एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस को डी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अगर दोनों में फोर्स सेम लग रहा है तो किस पे चीज वर्क किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। तो फोर्स अगर प्रोटॉन पोजिट्रॉन में सेम है, लेकिन आप देखेंगे इसका मास कम होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, इसका मतलब ये है प्रोजेस्टेरॉन वर्क डन ज़्यादा देगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी वाला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आप जिम जाते होंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ मैन स्क्वेटिंग ऑन अ ग्राउंड गेट स्ट्रेट अप एंड स्टैंड। एक बार अप हो रहा है, स्टैंड हो रहा है, आप इसको कई बार जिम में करते होंगे। द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन द मैन ड्यूरिंग द प्रोसेसेस। तो देखो बच्चों होगा क्या, जब आपका कोई बंदा ऐसे स्क्वेटिंग कर रहा है, ठीक है, तो जब वो ऐसे, ये ग्राउंड है मान के चलिए, ये पूरा आपका ग्राउंड है, तो पहले क्या होगा, पहले जब उसका ये वेट है ये बैलेंस होगा वेट से, जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट से बैलेंस होगा। तो स्टार्टिंग में जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा वेट से, और एक टाइम ऐसा आएगा जब मैन क्या करेगा, अप होगा। अभी तो डाउन हो रहा था, जब अप होगा तो अप के केस में क्या होगा, फ्रिक्शन जीरो, और फ्रिक्शन जीरो मतलब नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो जाएगा। क्लियर है जी। तो ये इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहे हैं अ बाइसाइकिल मूव कम्स टू स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर सॉरी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन अ बाइसाइकिल ड्यू टू, इतना ये है फोर्स भी दिया है, इज डायरेक्टली अपोजिट टू मोशंस द वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड। भैया यहाँ पर आंसर क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, क्योंकि जो वर्क डन बाय साइकिल है वो हमारा रोड थोड़ी मूव कर रही है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अगर कुछ लोग इसको सोच रहे हैं कि सर हम ये करेंगे 200 इंटू 10 इक्वल टू 2000 जूल, और अगर माइनस कर रहे हैं तो भैया ये फ्रिक्शन से जो वर्क डन है वो है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, वर्क डन तभी कहा जाएगा जब कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड, रोड तो अपनी जगह है, आंसर 6.5। कह रहे कि एक बॉडी है जो हमारी फ्रीली क्या कर रही है, फॉल कर रही है अंडर द ग्रेविटी, दैट मीन्स फ्री फॉल वाला केस है। तो कह रहे हैं क्या कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों जब भी फ्री फॉल होता है आप सभी को पता होगा, फ्री फॉल में हमारा टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और वो भी कौन सी वाली, मैकेनिकल। क्योंकि होता क्या है, जैसे कि ये ग्राउंड है, मान के चलिए ये ग्राउंड है, और यहाँ से आपने कोई एक बॉल को फेंका, तो जब बॉल यहाँ पर थी इसके पास इंटायरली पोटेंशियल एनर्जी थी, और जैसे आपने नीचे फेंका तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी में सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो हो नहीं सकता। बात रहे मोमेंटम की, तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है ना। एट हाईएस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद हमारी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो ये चेंज हो रहे हैं। तो बात ध्यान रखना कि हमारी फ्री फॉल में टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, जो सॉरी इन इलास्टिक कोलिजन, अगर इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है दो बॉडी के बीच में तो कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहेगी। तो बच्चों इसका आंसर है सी। देखो जो कोलिजन है बच्चों, कोलिजन है आपका, कोलिजन दो प्रकार का होता है, आप सभी को पता होगा। कोलिजन बेसिकली दो तरह का होता है, इलास्टिक, ठीक है, और इन इलास्टिक। तो इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को डिफरेंशिएट करने का तरीका ये है, यहां पर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यहां पर भी रहता है, यहां पर टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, यहां पर भी रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक में कंजर्व रहेगी, इसमें नहीं रहेगी। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कितना होगा इलास्टिक के लिए और इन इलास्टिक के लिए, या आप कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला 6.7 क्या कह रहे हैं देखते हैं।
कह रहे टू इंक्लाइंड फ्रिक्शनल ट्रैक, ठीक है, एक ट्रैक ये रहा ये वाला और एक ट्रैक आपका ये रहा, वन ग्रेजुअल एंड अदर स्टीप मीट एट अ पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है, फ्रॉम वेयर टू स्टोन्स आर अलाउड टू स्लाइड वन ऑन ईच ट्रैक एज सोन फिगर 6.1। कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बच्चों देखो, आपने ये कई बार करा होगा और ये क्वेश्चन आपके जेई और उसमें भी आते हैं। देखो दोनों ट्रैक फ्रिक्शनलेस दिए हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो हमारी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है या जो हमारी स्टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी है एच हाइट पे, जब कोई भी बॉडी गिरेगी नीचे को वो किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमारा एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटी क्या आ गया 2gh, तो इसका मतलब है दोनों के लिए स्पीड सेम होगा, क्यों, क्योंकि h तो दोनों के लिए सेम है, g 10 है, तो वेलोसिटी दोनों स्टोन के लिए तो सेम रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम देखा होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता है इंक्लाइंड प्लेन में, जब फ्रिक्शन नहीं है, ए जी साइन थीटा, ये ए जी साइन थीटा 1 हो जाएगा, दूसरा ए जी साइन थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्पीड तो सेम है, एक्सेलरेशन देखो, अब देखो बच्चों पहले केस में ए जी साइन थीटा 1 हो जाएगा, दूसरे केस में ए जी साइन थीटा 2 हो जाएगा। अगर आपका थीटा 2 जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है थीटा 1 से बड़ा है, देखो ये देखो ये एक्यूट एंगल है, ये थोड़ा सा उससे बड़ा दिख रहा है एंगल, ठीक है। तो थीटा 2 अगर थीटा 1 से बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन सेकेंड वाली बॉडी का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो भैया ऑप्शंस कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, सेम स्पीड और सेकेंड रीच द बॉटम एर्लियर विद देन 1। ये किस पे डिपेंड करेगा, स्लोप पे। वैसे भी आप देख लो ना, आपने बचपन में फिसल पट्टी में बैठे होंगे, जिसका स्लोप क्या होगा, कम होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसमें तुम देर में नीचे पहुंचोगे और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसमें तुम जल्दी पहुंचोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 6.8, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ेंगे अगर आप, क्वेश्चन कह रहे हैं द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये दिया है और एक ग्राफ दिया है, के की वैल्यू भी दी है। और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं आपसे कि जो ये v और k है, ये पोटेंशियल और ये है, तो कौन सा इसमें सही होगा। बस अभी तो ग्राफिकल क्वेश्चन है। देखो बच्चों टोटल एनर्जी जो E होती है ये होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर देखते हैं आप एक्स नॉट पे अगर आप देखें तो यहाँ से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है, यहाँ पर क्या होगी, किसी हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। वहीं पर इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये क्या कह रहा है, V0 K इक्वल टू ई, V इक्वल टू ई K इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है तो ई और बी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो आइडेंटिकल बॉल बेयरिंग है इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल आर हिट head on by another ball bearing of the same mass moving initially with speed v as shown figure। तो दो आइडेंटिकल बॉल हैं, जैसे एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, ये हेड ऑन मतलब एक तरह से इलास्टिक कोलिजन होता है जो 1 डायमेंशन में होता है, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि इफ द कोलिजन इलास्टिक, ये इलास्टिक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल। तो मैंने आपको बताया कि इलास्टिक में क्या होगा, जब कोई भी दो बॉडी टकराएंगे तो हेड ऑन में अगर इसकी वेलोसिटी v है तो आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसकी वेलोसिटी 1 की क्या दे रखी है, v दे रखी है, तो इस पूरे का अगर आप मोमेंटम निकालें, आप मोमेंटम से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा, पहले वाले का मास अगर आइडेंटिकल है तो m है तो m v हो गया, ठीक है। ये इनिशियल हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ ये v 0 है और इन दोनों की कितनी है, v/2 है, तो ये हो जाएगा m और m 2m ओवर v/2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दो 0 हो गए, इसका हो जाएगा m v हो जाएगा। तीसरे वाले का देखिए
ये तीनों V3 से मूव कर रहे हैं और दो आइडेंटिकल हैं। अच्छा, इसको ना इससे मत करिए, इसको ऐसे करिए, जब भी दो बॉडी का इक्वल मास होगा, दोनों कोलाइड करेंगे इलास्टिकली, तो उनका वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। इसका मतलब है जो पहली बॉल की वेलोसिटी है वो कोलाइड जब दूसरे से करेगी, ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी पहले की v1 जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसकी तो 0 दी है, और दूसरे की v1 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा? बी वाला है, बी वाला, ये वाला। देखो पहले की 0 हो गई, इसकी v हो गई। इससे कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको मोमेंटम कंजर्वेशन या काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। 6.10, ये क्वेश्चन भी अच्छा है और ये कई बार आपके जेई में आ गया है। आपको वेलोसिटी दे रखी है ax की पावर 3/2 है। थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन टाइप में दिक्कत कर रखी है। कह रहे वर्क डन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x0 से x2, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मास आपको गिवन है 0.5 kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर माइनस हाफ सेकेंड 1। तो वर्क डन निकालना है। तो आप सभी को पता होगा वेरिएबल फोर्स से वर्क डन हो जाएगा 0 से लेके 2 और एफ डी एक्स। तो आपको एफ निकालना पड़ेगा। तो भैया एफ कितना हो जाएगा? एफ होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू डी वी ओवर डी टी कर लो। तो जैसे ही आप इसका डी वी ओवर डी टी करेंगे, ये तो एक्स का फंक्शन है, और आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो डी वी बाई डी एक्स होगा। तो हम इसको न लगा के हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? v डी वी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले आप डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? मास तो मास हो गया, वेलोसिटी की वैल्यू रख लेते हैं a x की पावर 3/2, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3/2 x 1/2 और एक a अंदर a बन जाएगा, ठीक है। तो इसको पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा m 3/2 और x में आ जाएगा a स्क्वायर और x स्क्वायर, क्योंकि 3/2 और 1/2 जोड़ोगे 4/2 तो 2 हो गया, तो ये तो फोर्स हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। a कांस्टेंट है, a की वैल्यू भी 5 दे रखी है, तो ये सारा रख के जो हमारा वर्क आ जाएगा 3/2 m a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 0 से लेके 2 तक x स्क्वायर dx हो जाएगा। तो 3/2 m a स्क्वायर और ये हो जाएगा x की पावर 3/3, और लिमिट रख दो 0 से लेके 2 तक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2, सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 50 जूल इसका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा था क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी t के टर्म में नहीं दी थी, x के टर्म में दी थी। तो x के टर्म में जब भी दी रहेगी तो आपको फॉर्मूला जो यूज करना है वो ये वाला करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली। और ये क्वेश्चन अगर आप PYQ देखते हैं जेई और नीट के तो आपको इतनी बार दिखेगा, आप खुद ही कहेंगे सर ये बहुत बार आया था। यूनिडायरेक्शनली मूव कर रहा है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, ठीक है। तो कौन सा डायग्राम इसमें सही है? तो भैया आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को करने से पहले पावर होता है dW/dt और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो होता है वो होता है वेलोसिटी। तो कई बार इसका डॉट प्रोडक्ट भी आ जाता है आपको पावर निकालने को, ठीक है। अब आप देखिए बॉडी मूव कर रही है यूनिडायरेक्शन मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है? cos ऑफ 0 है, ठीक है। तो cos ऑफ 0/dt हो जाएगी। तो पावर जो है हमारी कांस्टेंट है। अगर पावर कांस्टेंट होगी तो यहाँ से आप देखिए इस पूरे में P इक्वल टू क्या निकल के आया है? FV आया है। तो FV हमारा कांस्टेंट हो गया, F इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ से इसको आप सॉल्व कर दें। ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। और फोर्स, या तो इसको आप ना ऐसा करो डायमेंशन से कन्वर्ट कर लो। कैसे? mLt-2 और ये हो जाएगा Lt-1। सॉल्व करेंगे तो L2t-3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ से आप डिपेंडेंसी देख सकते हैं कि L जो है ये t की पावर 3/2, L है डिस्टेंस, t है टाइम, और यहाँ पर d डिस्टेंस है, t टाइम है। तो ये जो 3/2 वाला ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा कौन सा शो करेगा? पैराबोलिक टाइप का शो करेगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो मैंने क्या किया, FV चाहे तो आप यहाँ से फॉर्मूला से कर लो, और थोड़ा बहुत डायमेंशन का भी यूज़ करना आना चाहिए। डिपेंडेंसी में हम कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको बताया।
अगला क्वेश्चन देखो, फिर वही आ गया, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज मोस्ट क्लोजली सो द वेरिएशंस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सन एज इट मूव वंस राउंड द सन इन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट में बताना है, ठीक है। तो जब हमारा अर्थ क्लोजेस्ट होगा सन के तो स्पीड मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब दूर होगा तो सन की जो स्पीड है वो मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। लेकिन जीरो और नेगेटिव कभी नहीं होती काइनेटिक एनर्जी। तो ये वेरिएशन कौन दिखा रहा है? डी वाला दिखा रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन अगेन ग्राफ का, कह विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ टोटल मैकेनिक एनर्जी ऑफ अ पेंडुलम। अब सोचिए क्वेश्चन आ गया एग्जाम में पेंडुलम, आप सोचोगे ये एसएचएम से आया है, जबकि ये इधर से आया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। सॉरी, इस बार मैं जे में भी देख रहा था बच्चों की क्वेश्चन एससीबी के ऑब्जेक्टिव से भी आ रहे हैं, तो इसके बाद मैं वही कराऊंगा आपको। तो आपको बस पढ़ना है, एक बार मौका मिला है, प्यार से करिए। तो पेंडुलम की कौन सी की, देखो बच्चों, पेंडुलम ऑसिलेट जब एयर में करेगा तो इसकी एनर्जी लूज होगी और कंटिन्यूसली लूज होगी। किसके लिए होगी? जो एयर रेजिस्टेंस है उसके खिलाफ होगी, ठीक है। इसके बाद जो टोटल एनर्जी होगी पेंडुलम की वो डिक्रीज करेगी, इसका मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर ये देखें तो इसमें सी ऑप्शंस सही है। इसमें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है, और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मास 5 kg का मूव कर रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इतना रेडियस, इफ मास ओवर इतना रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम दिया है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो रेडियस दी है आपको, रेडियस है 1 मीटर, ओमेगा आपको दिया है 300 आरपीएम, ठीक है। और आरपीएम को जब आरपीएस में या रोटेशन पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 2 पाई ओवर 60 का इंटू कर लीजिए, तो आपका ये रोटेशन पर सेकेंड में हो गया, ठीक है। ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा। अब उसके बाद आपसे क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी, और लीनियर स्पीड v इक्वल टू होता है आर ओमेगा। आर हमने रेडियस बड़ी रही है तो बड़ी ले लो, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो भैया हाफ तो हाफ ही रहा, एम की जगह मास रख दो 5 और v की जगह पे आर ओमेगा रख दो, ठीक है। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इजी क्वेश्चन था। हाफ 5 इंटू आर की जगह रख दो 1, 1 का स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर का हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर लें थोड़ा, 0 से 0 कट गया, 6 से काट दो 5 बार, तो आ गया 10 पाई, 10 पाई मतलब 100 पाई स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर दो, 2 से इसको काट दो 50 बार, तो 250, और पाई स्क्वायर तुम्हारा लगभग कितना, तो पाई स्क्वायर के टर्म में आंसर है, पाई स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा, जूल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बस इसमें यही था। आरपीएम रिवॉल्यूशन पर टाइम दिया है, तो इसको अगर हम आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी आरपीएम दिया है इसको 1/60 से डिवाइड कर देंगे, और इसको रोटेशन पर सेकेंड में करेंगे तो फिर 2 पाई का इंटू करना पड़ेगा, तो 2 पाई 60 यूज करना पड़ेगा। अगेन ग्राफ आ गया, कह रहे हैं कि रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम हाइट इतना इतना, नियर इतना, अटेनो इतना, और विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ड्रॉप ड्यूरिंग फॉलिंग ग्राउंड। देखो बच्चों, जब भी रेन ड्रॉप नीचे गिरता है, आपने पढ़ा होगा फ्री फॉल, तो जब भी कोई ड्रॉप नीचे को गिरती है, जैसे ये ड्रॉप है, ये नीचे को गिरी, तो फर्स्ट क्या होता है इसका कि जो हमारी वेलोसिटी है, इनिशियली में वेलोसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ तो रेस्ट पर रहेगी ना, वेलोसिटी यहाँ से इंक्रीज होती है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आप फ्लूइड वाले चैप्टर में पढ़ोगे, या ड्रॉपर हैं तो पढ़ के आए होंगे। तो इसके बाद काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी लेकिन डिक्रीज होनी शुरू होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, और कब तक होगी? जब तक ड्रॉप फॉलिंग होगी। तो इसका जो ग्राफ होगा बेस्ट ऐसा देखो जिसमें पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर कांस्टेंट आ रही है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। ये देखो, ये काइनेटिक एनर्जी ये किसी पॉइंट के बाद होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही है, और ये जे में भी आ गया एक बार, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है आप कमेंट करके बताइएगा ये ग्राफ किसका है। चलिए 6.16 ये एनर्जी कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन है, और ये ज़्यादातर आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं आजकल। तो क्या क्वेश्चन है पढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक शॉर्टपुट इवेंट है जिसमें एथलीट थ्रो कर रहा है शॉर्टपुट ऑफ मास 10 kg।
विद द इनिशियल वेलोसिटी इतना एट 40 डिग्री 45 डिग्री, हाइट इतना एबव द ग्राउंड। ठीक है जी। एज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस टू बी नेग्जिबल विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना, द काइनेटिक एनर्जी एट शॉर्ट फुट व्हेन इट जस्ट रीच द ग्राउंड। तो देखिए दो कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, एक जहाँ से शॉर्ट मार रहा है, दूसरा जब वो ग्राउंड पे पहुंच गया। तो आप एक ही एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए और आंसर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इनिशियली किसी हाइट पे था तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी तो हमारी हाफ mv² हो जाएगी। इक्वल टू करिए, पोटेंशियल एनर्जी जब ग्राउंड पे पहुंचेगा 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ही हमको निकालनी है। बस अब क्या है, वैल्यू रख दो, m है 10, g भी 10 रखना है, ये है 1.5 और ये हो जाएगा हाफ, मास है आपका 10 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 155 जूल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन फिर ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इन अ फिगर करेक्टली शो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए आयरन स्पेयर फ्री फॉलिंग इन अ लेक हैविंग सफिशिएंट डेप्थ इन टू इम्पार्ट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। देखो टर्मिनल वेलोसिटी मैंने आपको बताया, पहले वेलोसिटी इंक्रीज होती है, कुछ टाइम बाद फिर कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आप देखिए ग्राफ कौन सा सही है, तो ग्राफ हमारा बी वाला सही रिप्रेजेंट कर रहा है। 6.18 और ये लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइम में। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसमें दो आंसर वाले हैं। कह रहे हैं कि क्रिकेट बॉल है जिसका मास इतना है और स्पीड इतनी है, हिट ऑफ मिडिल ऑफ अ बैट held firmly at position by a batsman, the ball moves straight back to bowler after hitting the bat, assuming that collision between ball and bat is completely elastic and to remain in contact for इतना second, the force that the batsman had to apply to hold the bat कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको मास दिया है, जो दिया है ना पहले तो वो लिखो। सबसे पहले बच्चों अगर डायग्राम बनते हैं ना तो डायग्राम बना लो। ठीक है, इसको केजी में बदल दे तो कितना आ जाएगा, 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं, केजी हो गया। ठीक है, अब देखो टाइम भी दिया है आपको, डेल्टा टी मान के चलो 0.001 सेकेंड दिया है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दी है 126 किलोमीटर पर आवर और इसको मीटर पर सेकेंड में बदलोगे, 5/18 का इंटू कर दो किलोमीटर पर आवर को, तो आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि कितना फोर्स होगा। तो आपको पता होगा फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, टाइम भी दिया है, और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, mv माइनस mu ओवर डेल्टा टी। अब जो बच्चों ये u है, ये तो u है, लेकिन ये बॉल जब उसी डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में बैक आएगी तो माइनस u हो जाएगा, u जो वैल्यू आएगी -35 हो जाएगा। अब v माइनस u तो ये हो जाएगा, मास बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 70, 35 70 और डेल्टा टी मास की वैल्यू 3/150 है तो 3/20 70, तो आ जाएगा 21/2 आ जाएगा। ये क्या आया आपका, ये आ गया ऊपर वाला पार्ट, और फोर्स की वैल्यू रख दो 0.01, तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा -1.5 1.05 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, और नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि फोर्स अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉल। ठीक है, चलिए अब है MCQ2। MCQ2 ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं और यही क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बन के आते हैं आजकल। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन है जिसका मास है m, स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ अ स्टेयरकेस, सीढ़ी के जैसे में एक वो बॉटम में खड़ा है। कह रहे हैं कि जो हाइट है, जो हाइट L, क्लाइम इट एंड स्टैंड एट इट्स टॉप। ठीक है, तो कौन सा सही होगा। तो देखो बच्चों, जब कोई भी बंदा m है वो क्लाइम कर रहा है, चढ़ रहा है स्टेयरकेस में, जिसकी हाइट L है, तो वर्क डन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा mgh हो जाएगा, या आप बोल सकते हो mgl हो जाएगा। यहाँ L दिया है तो mgl हो जाएगा। और जो वर्क डन बाय इंटरनल मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि इसमें दिया है ना मस्कुलर कितना होगा, वो कितना हो जाएगा, वो हमारा mgl ही होगा, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो ऑलमोस्ट 0 ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो टोटल वर्क डन हो कितना हो जाएगा, देखो एक तो हमारा mgl हो जाएगा किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल की वजह से, एक हो जाएगा जो इंटरनल मस्कुलर फोर्स है, वो अब दोनों इक्वल अपोजिट तो 0 हो जाएगा। तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जहाँ पर कॉन्टेक्ट फोर्स हैं,
ठीक है। तो जो हमारा टोटल रिएक्शन होगा फोर्स का वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। और वैसे भी आप देखो वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो भी 0 होता है हमारा। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन एक तो हो जाएगा बी वाला, एक हो जाएगा आपका डी वाला। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला देखते हैं। एक बुलेट है जिसका मास m है, जिसको 30 डिग्री से हमने हॉरिजॉन्टल से फायर किया और लीव द बैरल ऑफ अ गन विद स्पीड v एंड हिट बुलेट हिट अ सॉफ्ट टारगेट एट हाइट h। किसी हाइट h पे, मतलब ऐसा है ये कंडीशन है, और यहाँ से आपने 30 डिग्री से इसको मारा, बुलेट फेंकी और ये किसी हाइट यहाँ जाके ऐसे ट्रेजेक्ट्री होगी इसकी, तो यहाँ पर आपका एक h हाइट पे टारगेट को हिट करता है, ये टारगेट है। ठीक है जी। तो आपसे कह क्या रहे हैं, द बुलेट हिट अ सॉफ्ट टारगेट हाइट है अबव द ग्राउंड, इट्स मूविंग डाउनवर्ड एंड इमर्ज आउट विद हाफ द काइनेटिक एनर्जी इट हैड बिफोर हिटिंग। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो पहली बात तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। देखो एक पॉइंट यहाँ ओ मान लो, यहाँ पर एक ए मान लो, तो इन यहाँ पर हाफ काइनेटिक से निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर पोटेंशियल तो ओ पर 0 होगी, इक्वल टू ए पे लगाओगे तो एम जी एच, ये वाले पॉइंट पर लगा रहा हूँ मैं। ठीक है। एम जी एच और इसको ए मान रहा हूँ मैं, ये वाले पॉइंट पे टारगेट पे एम जी एच प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम, वेलोसिटी पता नहीं है तो v1 ले लिया। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यहाँ से रिलेशन आएगा v1 इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2gh, ये ए पॉइंट पर हो गई। इसी तरह से आप जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, वो ये कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी वन का क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। ठीक है। तो जब ये आधा होगी तो अगेन इस पे कंजर्वेशन लगाइए, तो कंजर्वेशन लगाएंगे फिर उसके बाद आप ऑप्शन क्लिक करना, ये आपके लिए टास्क है। 6.21 शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं दो ब्लॉक है। ठीक है। दो ब्लॉक हैं जो m1 और m2 उनका क्या है, मास है, और कह रहे हैं कि फ्री टू मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन सरफेस, m1 अटैच इतना, m2 इतना। तो कह रहे हैं कि इनिशियली m2 एट रेस्ट, m1 मूविंग टुवर्ड्स m2 विद स्पीड v, कोलाइड हेड विद m2, इससे टकराया। और ये क्वेश्चन आप देखना जेई में कितनी बार आ गया है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखो बच्चों, हमारा m1 रेस्ट में या कांटेक्ट में है विद स्प्रिंग, और m1 को जब तुम भेजोगे, यहाँ पर ये ना m2 पे क्या लगा है, स्प्रिंग लगा है, तो पहला केस तो ये हो जाएगा जो स्प्रिंग है, अगर आप ये इसकी तरफ जा रहा है तो स्प्रिंग कंटिन्यू हमारी कॉम्प्रेस होगी जब दो ब्लॉक हमारे एक कॉमन वेलोसिटी पकड़ लेंगे। पहली बात तो ये है। अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो जो मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। स्प्रिंग हमारी अगर क्या है, मैसिव है, कुछ मास है उसका, तो जो m1 की काइनेटिक एनर्जी है तो वो पूरी पूरी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, m2 के पास हो जाएगी। ठीक है। और m1 किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में भी एक ऐसा क्वेश्चन है। और तीसरा, कोलिजन अगर इनइलास्टिक है, ठीक है, कोलिजन हमारा क्या होगा, इनइलास्टिक है जब हमारा इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें देखें अगर, तो इसमें सी वाला ही सही है। ठीक है। अगर फ्रिक्शन मासलेस है तो जो फाइनल स्टेट m1 है वो रेस्ट है, क्योंकि जो m1 है ना बच्चों, वो पूरी की पूरी एनर्जी m2 को दे देता है। ऐसा क्वेश्चन ना एक आपको एनसीईआरटी में जाओगे वहां पर भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई ये एक मास m है, ठीक है, और यहाँ पर एक m2 मास है, अगर ये इससे टकराएगा तो बताओ m1 कहाँ क्या करेगा। तो बच्चों अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो ये इससे टकरा के पूरी अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा, अपना रेस्ट पे आ जाएगा। आप एनसीईआरटी में देखिए। तो वैसे ही अगर स्प्रिंग का केस है, अगर हमारा स्प्रिंग मैसिव है तो पूरी m1 की काइनेटिक एनर्जी m2 को चले जाएगी और वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। तो ये आज हमारा ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा, हम उसमें जल्दी से, अगर कोई भी डाउट रह गया मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और अगर किसी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी बताइए। इस चैनल में आपको जेई से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं, नीट से मिलती हैं, और बहुत कुछ करते हैं आपके डाउट के हिसाब से। तो आप ज़रूर बताइएगा, उस हिसाब से हम इसमें काम करेंगे। तो थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।